नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाम बदलने की तेज लड़ाई, क्या 2024 ने ली अंगड़ाई? जी हां, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा करेंगे नाम बदलने की लड़ाई को लेकर 2024 की अंगड़ाई पर। चर्चा इसीलिए क्योंकि देश में आज मुद्दा विकास, रोजगार, अर्थव्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी नहीं रह गया है। अब देश में मुद्दे हैं काशी की ज्ञान व्यापी मस्जिद, आगरा का ताजमहल, दिल्ली की कुतुब मीनार, मथुरा का ईदगाह, ये मुद्दे हैं। हनुमान चालीसा, अजान, लाउड स्पीकर, दिल्ली में मुगल कालीन बादशाहों के नाम पर बनी सड़कों के नाम बदले जाएं, तो क्या ये 2024 के लिए तैयारी की जा रही है? इसी मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी चर्चा। ज्ञानवापी में आज सर्वे की नई तारीख पर फैसला आ सकता है। तो आगरा विवाद की सुनवाई 12 मई को होगी। कुतुब मीनार के बाहर चालीसा पढ़कर नई बहस को छेड़ दिया गया है। मथुरा के ईदगाह की ज्ञानवापी की तरह सर्वे कराने की मांग उठ रही है, जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। अजान विवाद महाराष्ट्र में लगातार जारी, आप देख ही रहे हैं। और अब दिल्ली में बीजेपी ने हुमायूं और तुगलक जैसी सड़कों का नाम बदलने की मांग की है। तो क्या यह मांग जरूरी है या केवल सियासी मजबूरी है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे अलग अलग पार्टियों से, इतिहासकार भी होंगे, एक मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ होंगे और जमीनी सच्चाई का पता लगाने के लिए हम पहुंचेंगे। वाराणसी से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी मौजूद रहेंगे। तो आज चर्चा का विषय यही है कि जो नाम बदले जा रहे हैं, क्या ये 2024 की तैयारी हो रही है? ये तस्वीरें आपके सामने और तमाम मुद्दे। देखिए, लाउड स्पीकर का मुद्दा चल ही रहा था, लेकिन अब मंदिर और मस्जिद में भी तमाम मामलों को दूर करके देश को इस तरीके से फंसा कर रख दिया है। रोज इसी पर बात होती है, रोज यही खबरें आ रही है, जैसे कोई और समस्या तो देश में इस वक्त है ही नहीं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन है। देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। साथ ही मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट हैं मतीन खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिस्टोरियन हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। दो सहयोगी मेरे, राजीव रंजन वाराणसी से, प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से। तो राजीव, आप देख रहे हैं ज्ञानवापी का मामला तो चल ही रहा है, अब ताजमहल आ गया, मथुरा का मामला पहले से ही उठ रहा था, दिल्ली में आप देख रहे हैं कि कुतुब मीनार का मुद्दा अब उठने लगा है। तो मेरा छोटा सा सवाल आपसे यह है कि क्या यह संयोग है या फिर प्रयोग है 2024 को देखते हुए? देखिए, देश में सियासत जिस तरफ चलती है उसी तरफ चुनाव का मुद्दा भी उठ जाता है। और आप देखिए, इन सारी जगहों पर जो बातें कही जा रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ना कोई आज से बात की जा रही। इसकी ये बहुत पहले से ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन एकाएक से राम मंदिर के फैसले के बाद से जब लगने लगा था कि अब इस तरह की मंदिर मस्जिद या इस तरह की हिंदू मुसलमान की राजनीति का अंत होगा, उसके बाद अब जगह जगह पर इस तरह के वाद दाखिल हो रहे हैं। जगह जगह पर अदालतों के फैसले और अदालतों का डायरेक्शन पाने के लिए लोग अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मैं इस वक्त बनारस में हूँ। सबसे पहला मुद्दा तो अजान और हनुमान का चला, तो महाराष्ट्र से चल करके वो उत्तर प्रदेश में आया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से लाउड स्पीकर का मामला उत्तर प्रदेश में निपटा लिया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह का निर्देश जारी किया, उससे पूरे उत्तर प्रदेश में रमजान के महीने से लेकर ईद तक बहुत ही धूमधाम से मनाई भी गई और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस मसले को देखा गया। अगर आप कई तरफ देखें विपनेश, इन दिनों किस तरह की राजनीति हो रही है। अभी राज ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर के आप देखिए, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और वो लगातार ताल ठोक रहे हैं। राज ठाकरे को माफ़ी मांगने के लिए वो कह रहे हैं और उनके शक्ति प्रदर्शन में तमाम साधु संत नगाड़ा और शंख लेकर के उसमें शामिल हुए थे। बनारस की जहाँ तक बात कही जाए, ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी को लेकर के जो वीडियोग्राफी कराने की बात है, कोर्ट कमिश्नर की बात है, आज बहुत महत्वपूर्ण है और आज ही इस पर फैसला आने की उम्मीद भी है। कल जज ने इस तरफ इशारा किया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद वहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के ये जो मसला है वो श्रृंगार गौरी और नंदी भगवान श्री गणेश की जो मूर्ति ज्ञानवापी के पश्चिमी हिस्से में है, उस पर मुस्लिम पक्ष को कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो बैरिकेटिंग के बाहर का हिस्सा है। और लेकिन मूल बात है कि वीडियोग्राफी मस्जिद के बैरिकेटिंग के भीतर होनी है कि नहीं होनी है, इस पर सवाल है। दूसरी बात, एडवोकेट कमिश्नर को बदले जाने पर आज सुनवाई होगी। दोपहर बाद ये दोनों मसले अदालत के सामने रखेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि आज इस पर फैसला आएगा। लेकिन बात यहाँ कहाँ रुक रही?
ज्ञानवापी के बाद आप देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है कि मथुरा का जो ईदगाह का मसला है उसमें भी 19 मई को शायद अदालत का फैसला आ जाए। और ताजमहल को लेकर के हाई कोर्ट में तो जगह जगह ये, और संयोग या प्रयोग आपने जो बात कही वो संयोग प्रयोग उत्तर प्रदेश के ही हर हिस्से में अगर आप देखें तो हो रहा है। मथुरा में, आगरा में, बनारस में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अयोध्या में ये एपिक सेंटर बने हुए हैं ये इलाके, और रोज़ इस तरह की खबरें आती हैं कि चर्चा इसी पर होती है, लोग भी बातें इसी पर करते हैं। आज मैं बनारस सुबह की अगर मैं बात कहूँ, 2-3 चाय की दुकानों पर मैंने लोगों को ये कहते और सुनते पाया कि देखिए अदालत आज क्या करती है। तो लोगों की निगाहें भी इस पर लगी हुई हैं। मूल मुद्दे आप देखिए, विश्व में इस समय आर्थिक संकट अलग अलग देशों में किस तरीके का हो रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में देखिए, नेपाल में कहा जा रहा है, नेपाल में अब तक की सबसे बुरी आर्थिक स्थिति है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के आयात पर रोक लगा दी गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत तंग है। पाकिस्तान में सरकार ही बदल गई, और श्रीलंका में आप देख ही रहे हैं जो घटनाएं घट रही हैं। नेपाल में आप देख रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों में यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है। उसके जरिए से उसकी वजह से कितनी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, रसोई गैस सिलेंडर कहाँ तक पहुंच गया, और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। उनकी वजहों से और चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। हमारे देश की 1/3 जनसंख्या युवा है। उनके रोजगार की स्थिति को लेकर, तमाम भर्तियों को लेकर के कितना दुर्भाग्य है कि बीपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एसडीएम, डिप्टी एसपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को चुनने का काम करता है, वहाँ का पेपर लीक हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे साल का पर्चा पहले साल के बच्चों को एग्ज़ाम में मिल रहा है, पहले साल का दूसरे साल को मिल रहा है। इस तरह की चीज़ें लगातार आ रही हैं। जब भी सरकारी नौकरियों के विज्ञापन निकल रहे हैं, भर्तियाँ निकल रही हैं, पेपर लीक, पर्चा आउट, ये घटनाएं बहुत सामान्य हैं। लेकिन इन पर चर्चा के बजाय हम ताजमहल पर चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, हम ज्ञानवापी पर कर रहे हैं, हम मथुरा पर कर रहे हैं, हम अयोध्या पर कर रहे हैं, हम अजान और हनुमान पर कर रहे हैं। इस तरह कि मुद्दों में एक तरह से जनता को बरगलाया जाए या फंसाया जाए या बिजी रखा जाए। तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हमारे बहस न करने और करने से इसको हमारे इग्नोर करने से ये चीज़ें नहीं है। इन चीज़ों को अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में देखिए, जनता इतनी तो समझदार है कि चला कौन बरगला रहा है, कौन जगह जगह चीजें चली, और उसके बाद जिम्मेदार लोग, अगर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लेटर लिखते हैं और तुगलक रोड, औरंगजेब रोड का नाम बदलने, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिसकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, और इन चीज़ों पर जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए रोड बदल दो, नाम बदल दो, इन चीज़ों पर बजाय इसके कि एकजुट तरीके से देश अपनी समस्याओं से लड़े और जिस आर्थिक प्रगति की तरफ हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें ये चीज़ें रुकावट के तौर पर देखी जा रही हैं। लेकिन विपनेश, कुल मिलाकर के आप देखिए कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, और इस तरह की जब बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर समाज में, राजीव, आपने एकदम सही कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनेताओं को तो सूट कर रहे हैं ये मुद्दे, लेकिन जनता को क्या सूट करता है ये भी जनता को तय करना है कि वो अपने मुद्दों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़े, कब लड़ेंगे, क्योंकि इस पर तो खेल शुरू हो चुका है। आगे चर्चा में हम बढ़ेंगे, लेकिन कुछ बयान आए हैं, उनको जरा सुन लेते हैं। सुनिए। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि जहां बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, हमारे मुल्क के जो असासे हैं वो बेचे जा रहे हैं, जो हमारा मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है इस वक्त गुर्बत में, तो ऐसे में लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। देखिए, ये इशू बहुत लंबे समय से चल रहा है और जनमानस में ये बात आ गई है। मैं भी मानता हूँ कि जिस तुगलक ने, जिस औरंगजेब ने, इन लोगों ने जो जुर्म किए हैं, जो अत्याचार किए हैं और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए किए हैं, ऐसे लोगों के नाम पे अगर किसी ने साजिश के तहत सड़क बना दी है तो उसका पुनर्विचार तो होना ही चाहिए। इस सरकार में जात के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तमाम नौजवान समाजवादी जो रोजे पर थे, उन्हें सरकार के इशारे पर उठा करके बंद किया है। उनकी ईद भी यहाँ मनी है। ये दुख की बात है
कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। लेकिन मात्र जो हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बाजीगढ़ द्वारा दिया गया है कि तहखाना खुलवाया जाए, ब्रैकेटिंग के अंदर घुसवाया जाए, यदि ताला बंद है तो ताला को तोड़वाया जाए और मेरी कमीशन गर्भगृह में भी कराया जाए, ब्रैकेटिंग के बाहर कराया जाए। इसके बाबत कोर्ट उनको आपत्ति उन्होंने देने के लिए समय मांगा है और न्यायालय द्वारा मौखिक यह भी कहा गया है तो आवश्यकता पड़ी तो मैं मौके पर चल चलूंगा। हाँ, न्यायालय ने कहा, न्यायालय द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वतः मौके पर कमीशन कार्रवाई करने चलूंगा। 6 मई को वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जब मौके पर विजिट किए थे, उस दौरान उन्होंने जितनी देर तक कार्रवाइयाँ किया था वो कार्रवाइयाँ उनकी निष्पक्ष नहीं थी, तो उनको बदलने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, जो इसमें पक्षकार संख्या 4 है अजय प्रतिवादी, उसकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है कि उनको बदला जाए या न बदला जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को लगभग 2 घंटे तक सुना है और उसके बाद फिर तारीख नियत की गई है। तो ये तो बयान आए हैं जो हमने आपको सुनवाए हैं। आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजीव, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी एक सवाल के साथ, लेकिन प्रभाकर मिश्रा, यहां पर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद आप देख ही रहे हैं, मथुरा में ईदगाह का मामला, ताजमहल में ये मांग की जा रही है कि तेजो महालय है, कुतुब मीनार में विष्णु स्तंभ करने की मांग है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो धर्म के नाम पर सियासत चल रही है, क्या कानून और अदालत के जरिए इस पर रोक लग सकती है? इसका कुछ समाधान निकल सकता है? विपनेश, निश्चित तौर पर अगर आपको याद हो कि जब कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद उस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की गई, तो मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी थी कि एक बहुत ही स्थानीय मामला है, इस राष्ट्रीय बनाने की कोशिश न किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट से बार बार ये गुहार लगाया गया कि इस मामले पर जल्दी सुनवाई कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और वो विवाद भी ठंडे बस्ते में चला गया था। मतलब ये कि अदालतों को ऐसे मामलों को कैसे डील करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निचली अदालतों में एक के बाद एक याचिकाएं जा रही हैं और निचली अदालतें उन याचिकाओं का संज्ञान ले रही हैं और संज्ञान लेते ही सियासी संज्ञान आ जाता है उस मसले पर सियासत शुरू हो जाती है, उस मसले पर बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं और उसके बाद विवाद अपना एक रंग रूप ले लेता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण तस्वीर बताऊं कि कल यहाँ पर कुतुब मीनार के समय महज 10-15 लोग, जिसमें नए उम्र के लड़के थे और 1-2 भगवाधारी लोग थे, वो गए और वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की और उसके बाद देश भर में इस पर चर्चा होने लगी। तो मुझे लगता है कि अदालतों को यह तय करना होगा कि कौन मुद्दे जरूरी हैं, कौन मुद्दे गैर जरूरी हैं। निचली अदालतों में इस तरह के मामले अगर जाते हैं, निचली अदालत में ऐसे मामले जाते हों जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को या देश के कानून को कॉन्ट्राडिक्ट करते हों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कॉन्ट्राडिक्ट करते हों, तो मुझे लगता है कि निचली अदालतों को खुद अगर इंटरटेन करने में अगर थोड़ी सी वो कोताही दिखाएं या थोड़ा सा वो इन ऐसी याचिकाओं को डिस्करेज करें तो विवाद थम सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। निचली अदालतें अभी तक किसी भी मसले में, चाहे वो बनारस का मसला हो या लखनऊ में ताजमहल का मामला हो या मथुरा का मामला हो, किसी मामलों में अदालत ने इतने महत्वपूर्ण मसले पर, इतने संवेदनशील मसलों पर अदालत ने वो संजीदगी नहीं दिखाई है। मैं एकदम माफी के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं कि ये बातें बड़ी अदालतों पे छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि अगर इतना बड़ा मसला है, इतनी संवेदनशीलता दिखाए जाने की जरूरत है और इसे याचिकाकर्ताओं को ये कहे जाने की जरूरत है कि हम यहाँ पर आपको नहीं सुनेंगे, आप बड़ा मसला है, आप बड़ी अदालतों में जाइए। क्योंकि कल की बात करूं, दिल्ली में बुलडोजर का मसला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के लिए जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट, परसों की बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप निचली अदालत में जाइए। तो कुछ ये जो एक रेखा है, इसको खींचने और समझने की जरूरत है कि किन मसलों पर निचली अदालतों को सुनवाई करनी चाहिए और किन मामलों पर नहीं सुनवाई करनी चाहिए। बनारस से शुरुआत हुई और बनारस के बाद आपने देखा कि लखनऊ में एक याचिका दायर होती है, हाईकोर्ट में एक दायर होती है याचिका जिसमें ताजमहल का संरक्षण करने की मांग की जा रही है। ताजमहल में जो तहखाना बंद है और पता नहीं क्या क्या है, उसकी मांग की जाने लगी है। उसके बाद मथुरा के मामले में एक और याचिका दायर की गई कि बनारस के तौर पर यहां पर भी एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। तो मतलब ये कि ये देखा देखी करने की बातें हैं और इस पर विराम लगनी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों को बल तब मिलता है जब अदालतें उन्हें एंटरटेन करती है, अदालतें उन याचिकाओं पर सुनवाई करती है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के पूरे विवाद पर अगर अदालतें चाहें तो विराम लग सकता है और अदालतों को इस मामले में संजीदगी दिखानी चाहिए, तभी इन गैर जरूरी मुद्दों पर चर्चा रुकेगी। और जरूरी मुद्दों पर जो राजीव रंजन बातें कर रहे थे कि रुपया आज ऐतिहासिक
स्तर पर नीचे चला गया है, बेरोजगारी का आलम सब देख रहे हैं, महंगाई का आलम सब देख रहे हैं। इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जिन युवाओं को नौकरी पर चर्चा करनी चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, वो कुतुब मीनार के सामने झंडा हिला हिला करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। इससे शर्मनाक तस्वीर कुछ और नहीं हो सकती है। माफ कीजिएगा, एक बात और कि ये कहते हुए मुझे भी डर भी लग रहा है कि कल किसी प्रोफेसर ने इस तरह की बात सार्वजनिक तौर पर कह दी थी तो उनके सामने कुछ छात्र संगठन के नेताओं ने जाकर के उनको धमकियां दी और उनके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज हो गया है। तो विपनेश, ये कहते हुए मुझे भी डर लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई खड़ा ना हो जाए। लेकिन सत्यम ब्रूयात असत्यम प्रियम न ब्रूयात, मुझे जो सच लगता है मैं वही बोलता हूं। और हमारी कोशिश है कि इस ब्रेकिंग विद एजेंडा में पॉलिटिकल पार्टीज के और इस तरह के लोगों के एजेंडे को, प्रोपेगेंडा को बस्ट करें, और यही मीडिया की जिम्मेवारी है जो हम लगातार किए जा रहे हैं। विपनेश, हम खूब निभा रहे हैं और निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रहे हैं। एसएन सिंह जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रही हूं। ये जो देश में चल रहा है, गैर जरूरी मुद्दों पर तो बात हो रही है, लेकिन जो जरूरी है उस पर सब चुप्पी साधे, उन पर बात नहीं हो रही है। तो क्या ये मात्र सहयोग है या फिर 2024 के लिए देश में प्रयोग शुरू हो चुका है? देखिए, इतना बड़ा देश है और इतने प्रदेश हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होता रहेगा। इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। आज सत्य और असत्य को लेकर एक लड़ाई लड़ी जा रही है। एक आदमी और पूरा देश ये जानता है कि विदेशी आक्रांता भारत में आए और भारत के भूभाग को लूटे, भारत की मंदिरों को तोड़े। अगर कोई उस बात को लेकर मर्यादित तरीके से कोर्ट में जाता है, अपनी बात को कहता है और कोर्ट उस पर फैसला लेता है, जो कुछ भी कहता है कि इसकी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करा लीजिए, पहले दिन से ये नहीं कहना चाहिए कि हम वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे। अगर वीडियोग्राफी होगा भी तो इस भूभाग का होगा, इसका नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास और भरोसा दिखाता हूं कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देंगे कि धर्म के आड़ में कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह का कार्य करे, कानून हाथ में लेने का कार्य करे। जो ऐसा कार्य करेगा निश्चित तौर पे वो दंड भोगने के लिए भी तैयार रहेगा। लेकिन आपको सत्य को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी ये जानते हैं कि काशी में, मथुरा में और अयोध्या में भगवान का स्थान है, और जो भगवान का स्थान है उसको विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया, भारत के लोगों के द्वारा नहीं तोड़ा गया। भारत के जो लोग भी हैं, क्योंकि विदेशी आक्रांता तो हाथी घोड़े पे सिर्फ तलवार लेकर आए थे, हमारे मस्जिद मंदिरों को तोड़े, हमारे देवालय को तोड़े, हमारे पाठशाला को तोड़े और तोड़ के हमारे धर्म और संस्कृति को खंडित करने का कार्य किए। फिर भी अगर मर्यादित तरीके से कोई अपनी बात उठाता है, कोई भी जो विवाद होता है वो दो ही तरह से हल हो सकता है। हल होने के एक तो रास्ते हैं आपसी भाईचारा, बातचीत से। अगर नहीं होता है तो संविधान के दायरे में जो कोर्ट है उसके माध्यम से लोग अपनी बात उठाते हैं। अगर कोर्ट में कोई बात लेके जाता है, निश्चित तौर पर कोर्ट एक जिम्मेदार भूमिका निभाता है और जो बात कहे। लेकिन एसएन सिंह जी, जब पार्टी के नेता ही मामलों में पार्टी बन जाएं, याचिका दाखिल करें, ताजमहल के मामले में तो आपको मालूम है कि याचिका किसने दायर की है, तो फिर कैसे बात बनेगी, बताइए ना। देखिए, भारत के सभी व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। अगर ओवैसी साहब अपनी बात कह सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी भारत का नागरिक होने की हैसियत से अपनी बात कह सकता है। गैर जिम्मेदार बात कर रहा है, गैर कानूनी बात कर रहा है, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा वो गलत है। लेकिन अगर कोई संवैधानिक बात कर रहा है, संविधान के तहत बात कर रहा है कि हमारी चीज है और हमें हमारी चीज चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है उसको कि गलत कह रहा है। अगर आप अपनी चीजों को मानते हैं और आप गलत सिद्ध कर दिए जाते हैं तो वो गलत है। जिसका नहीं है अगर वो खड़ा हो जाता है और जिसका है वो चुप रहे, ये तो नहीं चलेगा। कीर्तिरिधि पांडे जी, विपक्ष को भी धन की सियासत खूब सूट करती है ना? देखिए विपनेश जी, विपक्ष को धर्म की सियासत नहीं सूट करता। विपक्ष लगातार इस बात को कहता रहा है कि इस तरीके की जितने डिस्प्यूटेड मामले, कोर्ट के मामले, लेकिन यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी प्लानिंग करती है। आप देखेंगे तो सारी याचिकाकर्ता उनको भारतीय जनता पार्टी या उसके हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग तो याचिका करता है। और जो मूल मुद्दा, मैं राजू रंजन जी संवाददाता हैं, प्रभाकर जी हैं, इनकी बातों से संबद्ध करता हूं अपने आपको, क्योंकि लगातार जो देश के मुद्दे हैं और जो देश के अगल बगल के देशों के हालात हैं वो काफी चिंताजनक है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं लचर है। कोरोना काल में पूरा देश में, पूरी दुनिया ने देखा कि ऑक्सीजन हम नहीं दे पाए अपने लोगों को।
तो सवाल है कि जब इन मुद्दों पे चर्चा न करना पड़े भारतीय जनता पार्टी को, इन मुद्दों पे जवाब न देना आप पड़े, कौन सी बड़ी तो लड़ाई लड़ रहे हैं इन भारतीय मुद्दों में से? एक बता दीजिए। अभी मैं कह दूंगी कि आप ट्विटर तक सीमित हैं, बयानबाजियों तक सीमित हैं, तो फिर आपको बुरा लगेगा। विपक्ष ने कौन सा ये मुद्दा बड़े जोरदार तरीके से उठाया है? ट्विटर तक नहीं। अगर मैं तत्काल, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, हम लोग चुनाव में हारे हैं, हार को स्वीकार करते हैं। हम मूल रूप से विपक्ष की भूमिका, हमको जनता ने दिया कि विपक्ष की भूमिका हम निभाएं। हम विपक्ष की भूमिका में हमारे नेता अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में जहां जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे चंदौली हो, चाहे ललितपुर, लगातार उनके घरों तक जा रहे हैं, लोगों के दर्द को साझा कर रहे हैं। और सदन चलेगा तो सदन में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी, विपक्ष के नेता के तौर पर। और हम लगातार बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के सवाल पे अपनी आवाज तो बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वो तो दिखाई दे रहा है कि आप कितनी बड़ी लड़ाई इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। रुकिएगा, मेरे साथ के शर्मा जी भी मौजूद हैं, 10:30 बजे तक ही हैं वो हमारे साथ, तो मैं उनका रुख कर लेती हूँ। उसके बाद मतीन खान जी आपके पास आती हूँ। के शर्मा जी, आप एक इतिहासकार हैं। अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में हमने देखा इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, उसमें साक्ष्य ही महत्वपूर्ण साबित हुए, और बाकी जो अदर मामलों को लेकर भी अदालतें तक ये मामले जा रहे हैं, उसमें ही साक्ष्य ही जुटाए जाएंगे, क्योंकि अदालतें साक्ष्य के आधार पर ही फैसला देती हैं। तो आप इतिहासकार हैं, ये जो तमाम मुद्दे इस वक्त उठ खड़े हुए हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा हमेशा कहना ये रहा है कि इतिहास के मुद्दों को केवल विद्वानों के बीच होना चाहिए, उसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं। जो इतिहास के मुद्दे हैं, जो इतिहास के प्रश्न हैं, क्योंकि इतिहास हमेशा सत्य की खोज करता है। इतिहास में हम जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इतिहास के माध्यम से हम सच जानना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि सच तथ्यों पर आधारित होता है, सच साक्ष्य पर आधारित होता है, उसके अलावा कोई सच नहीं हो सकता, कोई कल्पना सच नहीं हो सकती। तो जहां तक इतिहास की बात है, अगर इतिहास के मंदिर या मस्जिद का कोई प्रश्न आता है, कुतुब मीनार के विषय में कोई प्रश्न आता है, या ज्ञानव्यापी मस्जिद के विषय में कोई प्रश्न आता है, तो मेरा तो कहना सिर्फ ये है कि ये कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, ये शोध का विषय होना चाहिए, ये ज्ञान का विषय होना चाहिए। हमें इतिहास के तथ्यों पर जाना चाहिए। हमें अब इतिहास को अगर दोबारा से देखने की आवश्यकता पड़ती है तो दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि इतिहासकार विभिन्न तरह के इतिहासकार हैं, अपने अपने तरह से अपने अपने मत को रखने की कोशिश करते हैं। और अभी अगर यदि आप ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात करें तो निश्चित रूप से जो हमारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके जो विशेषज्ञ हैं वो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतिहास को केवल इतिहास तक रहने दें, उसे सड़कों पर न लाएं, उसे सड़कों पर विवाद का विषय ना बनाएं, उसे हिंदू मुस्लिम विषय ना बनाएं, क्योंकि इतिहास सबका है, इतिहास साझा है, इतिहास संस्कृति है। और ये भी जान लीजिए आप, मेरा ये भी कहना रहता है कि अगर किसी देश को समाप्त करना हो तो उसके इतिहास को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि कोई भी पेड़ अपनी जड़ से कट के जीवित नहीं रह सकता। तो इतिहास को तो जिंदा रखना है, परंतु इतिहास के सच को जिंदा रखना है, इतिहास के झूठ को नहीं। और इतिहास, जब कोई इतिहासकार वैज्ञानिक ढंग से किसी बात का विश्लेषण करता है बिना किसी पक्षपातपूर्ण के, और इतिहास लेखन में सिखाया भी जाता है कि एक इतिहास लेखक को बिना पक्षपात के अपनी बात कहनी चाहिए, जो तथ्य कहते हैं वो कह देना चाहिए। हमें ठीक है, बहुत अहम बात यहाँ पर के शर्मा जी आपने कही है। इस सवाल को मैं उठा लेती हूँ। मतीन खान जी, जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी। के शर्मा जी ने कहा इतिहास जानने का सबका हक है, युवा पीढ़ी भी जानना चाहती है, तो ये शोध का विषय है, विवाद का विषय नहीं है। आपका क्या मानना है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी हमारे जो प्रभाकर जी ने एक बहुत अच्छी से एक बहुत लंबी को पाठ दिया है कि इस मुल्क को तरक्की के कौन से रास्ते हैं कि हम उस तरक्की के रास्ते पे ले जाएं, और जो नफरत के दरवाजे हैं उसको बंद किया जाए। जो शोध का विषय है वो शोध होना चाहिए, जो तारीख है उसको तारीख के औराक को जो है पलट करके सबक लेना चाहिए, ना कि जो है हम उससे कीचड़ उछालें। क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, अभी आप देखें कि कोरोना काल हो या उससे पहले के हालात हो, कि लोगों को दवा इलाज न मिल पाने की वजह से 80-81 लाख लोग जो हैं मौत के हाथ गले लग गए हैं। उनको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, दवाएं नहीं मिल पाई। तमाम ऐसे हालात रहे हैं कि इस मुल्क में जो बुनियादी लोगों को जरूरियात थी वो नहीं है। गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है कि जो आवाम की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा किया जाए। अगर उनको पानी नहीं मिल रहा, आसाम में पानी की इस कदर मारा मारी है
यूपी के अंदर हालात देखे, गर्म की वजह से इस कदर हालात हैं, और आने वाले 1-2 महीने के बाद क्या हालात होंगे, बदतरीन हालात होंगे। हम ये कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट की यही जिम्मेदारी है कि जिस तरह से अभी ये एसएन साहब जो कह रहे थे, ये तो सिर्फ 2024 की तैयारी का ही ये खाका पेश कर रहे हैं, इसके अलावा क्या मतीन जी, सरकार अदालत के हर आदेश का विरोध करना भी क्या ये जायज है? क्या ठीक है, अदालतों को अपना काम करने दीजिए ना, जो ऑर्डर मिला है उसी के मुताबिक वहां पर काम हो रहा है, लेकिन इस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में जो विरोध हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, क्या ये हर बार ठीक लगता है? क्या आप अदालत के हर आदेश का विरोध करेंगे? आदेश, अदालत के जो फैसले हैं वो अलग हैं और आदेश अलग चीज है। ये फैसले जो है, जो साक्ष्य की बुनियाद पे फैसले होते हैं, उसके बुनियाद पर कहाँ आजकल आदेश आ रहे हैं। बुनियाद की बात यह है कि भाई जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके जो 91 का एक्ट है, उस एक्ट को वायलेट किया जा रहा है। अगर उसका जो है बात कही जा रही है कि क्या इस सब चीजों से, हम कह रहे हैं यही चीज अगर मीडिया ट्रायल ना हो करके जो भी काम अदालतों की अदालतें करती रहें, इसको मीडिया ट्रायल करा करके हिंदू मुस्लिम के बीच के अंदर जो इतनी बड़ी खाई पैदा की जा रही है, क्या ये खाई, क्या ये सब बर्दाश्त कर सकेगी? क्या मुल्क के आज देखें कि हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान करने कहाँ दिया जा रहा है? कोर्ट कमिश्नर अदालत के निर्देश पर ही वहां पर पहुंचे सर्वे करने के लिए, कोई अंदर नहीं घुस रहे थे, परिसर का ही वहां पर सर्वे करना था, लेकिन उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। मतीन खान जी, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं अपने सहयोगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है के जरिए जो जमीनी हालात बने हुए राजीव रंजन बखूबी दिखा रहे हैं, तो मैं एक बार उनका जल्दी से रुख करना चाहूंगी। राजीव, देखिए, हमारी कोशिश ये भी है कि युवा समझें कि उनके लिए जरूरी क्या है। तो आप इतने लोगों से बात करते हैं, इन मुद्दों पर भी आपने बात की है, तो उनके बीच में माहौल क्या है? युवा क्या डिस्कस कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं? क्या इन मुद्दों को दरकिनार करके वो अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं क्या? विपनेश, सवाल तो आपका अच्छा है, लेकिन मैं जो देखता हूं, दुर्भाग्य यह भी है कि आज का युवा अपना भविष्य कहां है इसके बारे में भी बहुत भटका हुआ नजर आता है। अगर इस देश में, मैंने आपको कहा कि 1/3 जनसंख्या, हम 50 करोड़ से ज्यादा 30 साल के भीतर हमारी देश की जनसंख्या है, कहीं आपने सुना, कहीं आपने देखा कि वो जनसंख्या अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी चीज़ों के लिए उस तरह से खड़ी हो रही है? दरअसल युवाओं को जो उम्र भटकाने की हर तरह से जो होती है, वो युवाओं की उम्र होती है। परिपक्व लोग जो है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। मुझे लगता है कि युवाओं को ही दिशा देने की ज़रूरत है। मैं तो जितने यूनिवर्सिटीज़ में और नए बच्चों से बात करता हूँ, वो त्वरित की चीज़ों से, नज़दीक की चीज़ों से, तुरंत के विवादों से ज़्यादा जुड़ते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, मैं के शर्मा जी की बात से सहमत होते हुए ये कहता, एक उदाहरण छोटा सा रखता हूँ विपनेश। माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति आप देखिए, विदेश में थी, एक म्यूजियम में रखी गई थी। एक भारतीय मूल की रिसर्चर उस म्यूजियम में जाती हैं और उन्होंने मां अन्नपूर्णा की अक्षय पात्र की एक हाथ वाली मूर्ति देखते ही उस म्यूजियम में जाकर के वो विरोध दर्ज करती हैं, कंप्लेंट करती हैं कि ये मां अन्नपूर्णा की मूर्ति है और ये भारत से चुरा करके यहाँ पर ले आई गई थी। वो म्यूजियम अपनी साख के लिए जाना जाता है और उस कंप्लेंट पर उस म्यूजियम ने ये तहकीकात की कि अन्नपूर्णा की मूर्ति इस म्यूजियम तक कैसे पहुंची। तो तहकीकात में ये साफ हुआ कि वो बनारस से चोरी करके लाई गई थी और जो व्यक्ति उसको चुरा करके ले गया था, उसने किसी तरीके से वो मूर्ति वहाँ म्यूजियम में पहुँच गई। उसके बाद उस म्यूजियम के लोगों ने ये कहते हुए कि ये भारत की संपत्ति है, ये बनारस से चुरा कर हमारे म्यूजियम तक लाई गई थी, हमारे हाई कमिश्नर को, हमारे हाई कमीशन को कांटेक्ट किया कि आपकी मूर्ति हमारे म्यूजियम में है और वो चोरी की है, हम उसे भारत को वापस देना चाहते हैं। मसला तो ये था कि एक रिसर्चर ने अकेले दम पर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पर दावा ठोक दिया और म्यूजियम को घुटने टेकने पड़े। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वही मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जब बनारस आई तो उसकी झांकियां निकाली गई। एक पार्टी विशेष ने उस पर अपना दावा किया। इसी बनारस की सड़कों पर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की झांकियां निकाल करके उसका प्रदर्शन किया कि हम लेकर के आए हैं। वो तथ्य, वो सत्य
कितने लोगों को पता है कि एक भारतीय मूल की महिला ने लड़ाई लड़के मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लाने का काम किया। इससे कौन इनकार कर सकता है कि बनारस दुनिया का प्राचीनतम शहर है। ये भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ इसको माना जाता है। ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, इससे कौन इनकार कर सकता है। ये तथ्य है और ऐतिहासिक तथ्य नहीं, सत्य है। और इसी तरह से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस पर सबसे ऑथेंटिक चीज जो आज तक दुनिया में लिखी गई, रामचरितमानस, जिसको पूरा हिंदू जनमानस पढ़ता है, वो तभी लिखी गई बनारस के तुलसी घाट पर जब पूरे देश पर सम्राट अकबर राज कर रहा था। उसी दौरान ये लिखा गया। तो ये हमारे देश की ये साझी विरासत को बताने की, इतिहास को बताने की आवश्यकता नए लोगों को भी ज्यादा है। इतिहास को लेकर के उसको तोड़ मरोड़ करके उनको विवाद में घसीटने के बजाय मैं भी ये मानता हूं कि एहतियात। और दूसरी बात, जो आज ये अदालतों में ये चीजें हो रही हैं, अदालत इसका फैसला करे। अदालत ने राम मंदिर का फैसला किया, पूरे देश ने इसको एक स्वर से 130 करोड़ के लोगों ने उस फैसले को माना। कहां क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सबने मान लिया कि वो राम मंदिर वहां बनेगा और भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। अगर अदालत कोई फैसला करती है, दुनिया की कोई ताकत, कोई धर्म, कोई जाति, कोई समूह भारत की अदालतों के खिलाफ नहीं जा सकता। आज बनारस की अदालत कोई फैसला करेगी, वो लागू होगा। किसी को विरोध है तो उससे ऊपरी अदालत में जाए। हमने इस तरह से न्यायपालिका की व्यवस्था बना रखी है। और भारत दुनिया में किस लिए जाना जाता है? हम सबसे मजबूत लोकतंत्र के तौर पर पिछले 80 सालों में हम कहां से कहां पहुंच गए। दुनिया में हमारे लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, दुनिया में हमारे सेक्युलरिज्म की दुहाई दी जाती है। दुनिया के तमाम मुल्कों में आप जाते हैं तो अपने को इंडियन कहते हैं। दुनिया हमको जानती किस बात पर है? दुनिया जानती है कि एक ऐसा मुल्क जिसके हर स्टेट में दूसरी भाषा बोली जाती है, दुनिया में ऐसा मुल्क जिसमें हर चौथा आदमी दूसरे धर्म का है, इसके बावजूद एक यूनिटी और एक एकता और स्थायित्व के साथ ये देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो ये 130 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है कि हम जब दुनिया में आर्थिक शक्ति और महाशक्ति बनने के कगार पर पहुंच रहे हैं तो हम पीछे मुड़ करके ऐसे विवादों में अपनी युवा पीढ़ी को, या ऐसे विवादों में अदालतें फैसला करें, इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं। जो फैसला है उसको मानना ही पड़ेगा। राजीव, ये आपने एकदम सही सवाल उठाया है, मैं इस पर जवाब सीधे लेना चाहूंगी। एसएन सिंह जी, राजीव ने जो बात कही है वो बहुत सटीक है। क्या मानना है आपका? 130 करोड़ की आबादी, उसको कहां धकेला जा रहा है? केंद्र में आपकी सरकार, देश के इतने बड़े राज्य हैं, ज्यादातर आपकी सरकार, लेकिन क्या हो रहा है? देखिए, राजीव जी ने बहुत सारी बातें कही। उसमें एक बात ये भी कही कि जो भारत का संपत्ति है, भारत के लोगों की संपत्ति है, और मर्यादित तरीके से कोर्ट के माध्यम से अगर कोर्ट कोई चीज कहता है तो सबको उसको मानना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कभी गलत नहीं कहेगा और कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया सभी लोग उसको माने भी। लिहाजा अगर कोर्ट कह रही है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने दीजिए, तो मुझे लग रहा है सभी पक्ष को स्वीकारना चाहिए और मानना चाहिए। चलिए मान लेते हैं, लेकिन तब तक क्या ये पार्टी तय करेगी कि आपका नेता कोई बयानबाजी ना करे जब तक अदालत में है मामला? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो निश्चित तौर पे वो आलोचक है, आलोचना उसकी होगी, चैनल के माध्यम से भी होगी और हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। और देखिए, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में 2017 से सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया होगा और पार्टियों की तरह जो एक जाति, धर्म और क्षेत्र को देखकर लिया गया हो। हम प्रदेश की खुशहाली, देश की खुशहाली, प्रदेश की समृद्धि और देश की समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य करेंगे, 100% के लिए कार्य कर रहे हैं। और जिम्मेदार चैनल है आपका, बड़ी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम किसी भी धर्म के साथ नहीं खड़े होते हैं। मर्यादित तौर तरीके से अगर कोई अपनी बात उठाता है और कोर्ट कुछ कहता है, उसके अनुपालन कराने के लिए वचनबद्ध है। आज भी अगर कोर्ट जो कहेगा, प्रशासन हमारे हाथ में है, प्रशासन को इस तरह से जिम्मेदारी दी जाएगी कि किसी भी धर्म का पक्ष न लेते हुए कोर्ट जो कहता है उसका अनुपालन करा जाए। दूसरी बात, कभी भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, सभी धर्मों के रक्षा की बात करती है। एक राष्ट्रवादी, विकासवादी पार्टी जो मूल्यों की राजनीति करती है, हम सिर्फ ये करते हैं कि दूसरे के धर्म की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन अपने धर्म की भी रक्षा की बात करते हैं। और सभी पार्टियों में काशी, मथुरा, अयोध्या के बगल से गुजरने में भी भय लगता था कि यहाँ जाएंगे तो सरकारें गिर जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही नहीं, एसएन सिंह जी, मैं तो ये कहती हूँ कि सर्वधर्म वाले देश में ये धर्म की बात होती ही क्यों है?
आप समस्याओं की बात कीजिए ना, मुद्दों की बात कीजिए। ये धर्म पर सियासत हर बार क्यों शुरू हो जाती है? इसको जड़ खत्म करने का तरीका क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? और दूसरी बात आपने ये कही कि हमारी पार्टी का कोई नेता अगर इन पर बयानबाजी करेगा तो उसकी आलोचना होगी। कहां होती है? आपकी पार्टी में ही है संगीत सोम जैसे नेता, बड़े नेता चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, और वो ऐसे बयान होते हैं जो उकसाने वाले होते हैं। सोचिएगा जरा, ये लिस्ट लंबी है। मैं आती हूँ कीर्तिनिधि पांडे जी, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा। कीर्तिनिधि पांडे जी, ये जो इन पूरे मामलों में विपक्ष ना भटका हुआ लग रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। देखिए विपनेश जी, विपक्ष भटका हुआ नहीं है। ये जितने मामले न्यायालय में लंबित है, मेरा तो अनुरोध है कि सभी पक्षकार को न्यायालय के फैसले का पूरा सम्मान करें, जो न्यायालय का फैसला। राजीव रंजन जी ने कहा, मैं इस बात को पुनः दोहरा रहा हूं कि अयोध्या के मामले में जब कोर्ट का फैसला है तो आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और ज्ञान वापी का मामला हो, चाहे आगरा के ताजमहल का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला, जो भी मामले हो, अगर कोर्ट में है तो कोर्ट में इतिहासकार के माध्यम से साक्ष्य जाए, न्यायालय में दोनों पक्ष अपनी बात रखें, कोर्ट का जो फैसला उसको सब स्वीकार करें। लेकिन ये कह देना कि कोर्ट का जो फैसला वो सही ही है, तमाम फैसले नजीर बने। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे को माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत दिया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तो ये व्यवस्था एक बनी है कि अगर लोअर कोर्ट के किसी फैसले से कोई पार्टी असंतुष्ट है तो उसके ऊपरी अदालत में अपनी अर्जी दे, वहां सुनवाई करे, और न्यायालय की लड़ाई न्यायालय में ही लड़े, उसको सड़कों पर लड़ने के बजाय। ठीक है, आप अदालत की बात करें तो आप भी तय कीजिएगा, तब तक आपका भी कोई नेता इन मसलों पर कोई बयानबाजी नहीं करेगा, आपके मुखिया भी बयानबाजी नहीं करेंगे। आप तय कीजिए ना, अदालत का मामला, अदालत को सुलटने दीजिए, निपटने दीजिए अदालत को। दिनेश जी, लगातार आपको याद होगा हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी भी कहते रहे कि अयोध्या के मसले का हल सिर्फ न्यायालय से निकलेगा, और निकला भी न्यायालय से। लेकिन जो लोग आज कह रहे हैं कि हम बयानबाजी नहीं करेंगे, वही लोग लगातार आंदोलन की बात कर रहे थे, लगातार आंदोलन देश में करते रहे, देश में उन्माद फैलाते रहे। आज वही काम संगीत सोम साहब कर रहे हैं। मैं इस चर्चा के बाद एक बात जरूर देश की जनता से कहना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेकिंग विद एजेंडा में वक्त इतना ही था, यहीं विराम देंगे चर्चा को कि देश के यूथ को फंसना नहीं है इन सब में। आप सच्चाई न्यूज़ 24 पिछले 1 महीना होने जा रहा है इन मुद्दों पर चर्चा इसलिए कर रहा है, इन मुद्दों को इसलिए उठा रहा है कि नेता तो गैर जरूरी मुद्दों पर बात करते रहेंगे क्योंकि उनकी सियासत चमकती है। आपके जरूरी मुद्दे क्या हैं वो आपको तय करना है, आपको समझने हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।